हेलो फ्रेंड, दिस इज सी अश्वनी पुरोहित। इस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट पीएसयू वैकेंसीज़ के बारे में। जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ आती हैं जो सीए, सीएमए एंड सीए, सीएमए इंटर क्वालिफाइड के लिए, उस चीज़ के लिए हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लस एमकॉम एमबीए भी इसमें आ सकते हैं क्योंकि सबके लिए रेलिवेंट है ये चीज़। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को क्वेरी है, सर वही तो सीबी का मैंने एक लेक्चर डाला था तो उसमें बताया था सर सीबी का तो डेट खत्म हो गया, बट मेरे स्टूडेंट्स ने क्वेरी जॉन्डम नहीं देखा था जो आया था 30 अप्रैल इसकी डेट एक्सटेंड हो गई थी, कल इसकी लास्ट डेट है। तो आइए चलिए हम इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ थी, किसके लिए था, कौन अप्लाई कर सकता है। हम सब डिस्कस करेंगे किस प्रोसीजर से अप्लाई करना होगा, कैसे एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए जाते हैं। इसमें हम सब कुछ देखेंगे बैठ के अच्छे से। सर बैठ के, आप तो खड़े हैं। हाँ मैं खड़ा हूँ, आप बैठे। लो मेरा इंटरनेट चला गया, ये तो बड़ा बेवकूफ़ बना रहा है मेरे को। चलिए कोई बात नहीं। जनरल स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हैं, सीए, सीएमए, सीएस, और मास्टर डिग्री है जिसके पास किसी भी डिसिप्लिन है वो भी अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसीज़ के अंदर। तो अराउंड 80 वैकेंसी है इसके अंदर। अपने अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं सामने आपके रखे हुए। और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, आपके कोई भाई बहन हो उनको भी बता दीजिए। लीगल, आईटी, इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, रिसर्च, ऑफिशियल लैंग्वेज, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है आपके किसी जूनियर के पास, सीनियर के पास। और ये चीज़ देख लीजिए इसमें एप्लीकेशन करने की क्या चीज़ बोल रहा है। 29 फरवरी 2020 को जनरल कैंडिडेट, याद रखिए, मतलब ऑल कैंडिडेट। हाँ हाँ, देखिए इन्होंने क्या किया है, SC ST को रिलैक्सेशन दिया है, ओबीसी को रिलैक्सेशन दिया। सर रिलैक्सेशन किस बात का, आइए हम बात करते हैं। क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब होती हैं जो पीएसयू, गवर्नमेंट जॉब, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में जो भी जॉब निकलती है सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं। तो इन्होंने बोला जनरल कैंडिडेट के लिए, क्या बोला, 29 फरवरी 2020 को जो 30 साल तक का है, जो 30 साल तक का व्यक्ति है वो उसमें अप्लाई कर सकता है। और ये क्या बोलता है, और वो कैंडिडेट ही अप्लाई करे जो 1 मार्च 1990, आफ्टर 1 मार्च 1990 जो बॉर्न हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। 1 मार्च 2 मार्च को जो 1990 को पैदा हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। और जो 29 फरवरी 2020 को 30 साल तक का है वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर वो 28 फरवरी को हो रहा है कितने साल का, वो हो रहा है 30 साल का, 29 फरवरी को हो रहा है 30 साल 1 दिन का, तो अप्लाई नहीं कर सकता, वो अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब मैक्स टू मैक्स उसकी एज 29 फरवरी 2020 को हमारी 30 साल होनी चाहिए। हमारी नहीं भैया, मेरी तो बहुत कम है। अच्छा सर कितनी एज है, अभी पूछेंगे? नहीं बाद में बताऊंगा मैं आपको। चलिए एज लिमिट की हमारा हो गया, ये अपने अपनी देख लीजिएगा। ओबीसी वगैरह के लिए क्या है 5 साल, SC ST को रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का, मतलब 33 ईयर्स तक का चल सकता है 29 फरवरी 2020 तक को। अब आते हैं किस चीज़ के ऊपर, पेपर सिलेबस। सर सिलेबस क्या होता है, चलो सिलेबस पे हम डिफाइन कर लेते हैं। पहले सिलेबस पे डिफाइन करके हम बात करते हैं सेबी का। सेबी का सिलेबस, क्योंकि इस बार न्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है, थोड़ा सा अलग पैटर्न हो गया है, कुछ सब्जेक्ट्स एडिशन हुए हैं, तो आइए हम बात करते हैं। 2 कैटेगरी में एग्जाम होगा, एग्जाम पेपर होगा जो 2 कैटेगरी में होगा, 2 फेज में होगा। एक फेज 1, एक होगा फेज 2। जो फेज 1 क्लियर करेगा वो यहाँ एंट्री मारेगा। ओहो, तो ये बात है। हाँ जी। इसके बाद इन्होंने देखो सिलेबस क्या बोला है, पेपर 1 के लिए बोला है जनरल अवेयरनेस बोला है इन्होंने। जनरल अवेयरनेस किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड ज़्यादा होती है, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, मतलब स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, कैपिटल मार्केट, अपना सेबी की गाइडलाइंस के बारे में जो भी कुछ चेंजेस हुए होते हैं, अवेयरनेस, आरबीआई की पॉलिसीज़ के बारे में, सब फाइनेंशियल सेक्टर की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या होगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा। तो आइए हम यहाँ देख लेते हैं। मैथ्स, अभी कुछ बच्चे यहाँ से भागने लगेंगे, मैथ्स के ऊपर कान खड़े हो जाते हैं। भाई नहीं, आप लोग क्वालिफाइड हैं, इतना टफ नहीं है, इतना टफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोग क्वालिफाइड है। सिर्फ हाइप क्रिएट करके रखा। इन एग्जाम में टिक्नोमेट्री नहीं आती है ज़्यादा। टिक्नोमेट्री मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही ना के बराबर ही रहती है, आती भी होगी तो 1 आध नंबर की हो सकती है हार्डली। टिक्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन नहीं आता है।
किस बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं? एवरेज, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बोर्ड, अप स्ट्रीम, सिटिंग अरेंजमेंट्स, रीजनिंग में रहता है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत नॉर्मल। आप लोग क्वालिफाइड हैं और मेरा जितना एक्सपीरियंस इन चीज़ों में, क्वालिफाइड बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं इन चीज़ों को। हार्डली अगर ईमानदारी से पढ़ने को बैठेगा एक सीए, जिस हिसाब से सीए की प्रिपरेशन करता है, 15 दिनों में दोनों फेज़ की प्रिपरेशन कर सकता है। जिस तरह से वो सीए फाइनल की प्रिपरेशन करता है, डेली 13 से 14 घंटे अगर वो देगा तो 15 दिन में पूरा कोर्स फिनिश कर जाएगा सीए का, और सिलेक्शन भी होगा। मुझे इस बात का बिल्कुल आश्वासन है, अश्योरेंस है, क्योंकि सीए कर लेगा वो चीज़। मैं बताऊँगा कैसे करेगा। सर आप तो इस पेपर को बता दिया, आप थोड़ी कर पाएंगे। जनरल अवेयरनेस जी है, ये 100 मार्क्स का, इसको बोलते हैं नॉन टेक पार्ट, इसको बोलते हैं नॉन टेक पार्ट, इसको बोलते हैं इधर वाला टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में क्या क्या है इधर? कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में अकाउंट्स की चीज़ें हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ डाल दूंगा सिलेबस का। इसके बाद है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में कुछ चैप्टर है सर फाइनल लेवल का नहीं, आईपीसीसी लेवल की चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एमसीक्यू बेसिस में पैटर्न होता है एमसीक्यू में, और कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। कैलकुलेटर अलाउ नहीं तो क्या मतलब? कंसेप्चुअल लेवल की आपकी क्लैरिटी देखते हैं, आप कंसेप्ट आपके कैसे हैं। कोई हाई लेवल की चीज़ें नहीं होती, बेसिक चीज़ पूछते हैं कॉस्टिंग में भी। तो कुछ चीज़ डरने की नहीं, अपने बेसिक्स अच्छे रखने, अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। जोड़ घटाने का टेस्ट नहीं होता है, प्रोफेशनल एग्जाम है ये, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो आपका क्या चेक करेंगे? कंसेप्चुअल, आप कितने कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपके अंदर। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में कंपनी एक्ट, कुछ चैप्टर्स हैं, बड़ा नहीं है, बहुत बेसिक है। पूरा डिटेल सिलेबस में पीडीएफ में दिया हुआ है, पीडीएफ उसमें डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, ये जो इको है ना, सीपीटी वाली इको है, आप लोग शॉक्ड होंगे देखिए, मतलब ये बहुत बेसिक लेवल की। मैनेजमेंट मतलब बिजनेस स्टडीज 11th-12th वाली चीज़ें, उससे आना है। मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। अब मेरे स्टूडेंट्स की कई क्वेरी होगी, ये सिलेबस मैंने डिफाइन कर दिया। अब स्टूडेंट की क्वेरी होगी, सर कट ऑफ मतलब 30% नंबर लाने क्या बस? अब मेरा स्टूडेंट बोलेगा 30% लाना। अब इस पर मेरा स्टूडेंट मतलब बोलेगा 30% लेके आएंगे सर तो हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। तो और ये क्या बोल रहा है? हाँ, ये हो गया। इसका 30% और 40% का कट ऑफ क्या है मिनिमम कहने का, मैं आपको बता देता हूँ। क्या कहता है वो? मिनिमम कट ऑफ टेक्निक नॉन टेक में 30%, यहाँ 40%। मतलब क्या कहता है? जो पास होंगे कैंडिडेट, जो एग्ज़ाम पास मतलब क्वालिफाई नहीं कर रहा है आप फेज 2 में, सपोज 30-40%, सपोज 100 लोगों ने एग्ज़ाम दी है, 100 लोगों ने 10 वैकेंसी, फॉर एग्जांपल कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको ये। फॉर एग्जांपल 10 वैकेंसी है, 100 लोगों ने एग्ज़ाम दी है, और 100 में से 50 बच्चों ने 30% सिक्योर करा है, उसमें 40 पार्ट बी मतलब टेक्निकल में किया है। तो जो 50 बच्चे ने जो सिक्योर किया है ना, तो इनकी लिस्ट बनेगी एक, कि जो पास किए हैं, 50 स्टूडेंट पास करे, इसमें जो टॉप 10 होंगे वो आपके फेज़ 2 में चले जाएंगे। कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। फेज़ 2 में मल्टीपल्स में जाते हैं, कि जैसे कोई इसमें दिया होगा 1:5 के रेशियो में जाएगा, 1:3 के रेशियो में जाएगा, 1:10 के रेशियो में जाएगा। मतलब एक वैकेंसी, अगर 10 वैकेंसी है तो 100 लोग बुलाए जाएंगे, 100 लोग बुलाए जाएंगे। सपोज 100 तो अप्लाई नहीं किया होगा, सिर्फ समझाने के लिए कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि सपोज 10 वैकेंसी है, 100 लोगों ने एग्जाम दी है, और 50 बच्चों ने ही 30% क्वालिफाई किया है ए में, और बी में 40% किया, तो वो 50 मेरिट बनेगी, 50 बच्चों ने पास किया। अब जो पास विथ हाईएस्ट मार्क्स टॉप 10 है, उनको निकाल के फेज़ 2 में डाल दिया जाएगा। ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि वो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर बस 30 और 40% मार्क्स लाएंगे और हम पास हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मिनिमम है। जैसे आईसीआई बोलता है हमको 55% नंबर चाहिए फॉर एग्जांपल, तभी हम रैंक डिक्लेयर करेंगे। वैसे ही इनका है कि हमको इतना इतना चाहिए, तभी हम मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं कि कौन आ रहा है। अगर उसके 55% किसी के नहीं आ रहे आईसीआई में, तो रैंक डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो वैसे ही अगर किसी के 30 और 40% रिस्पेक्टिव कैटेगरी में नहीं आया, तो उसको रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ नॉर्मल है, और ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 ऑफ द मार्क असाइन टू द क्वेश्चन। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा और गलत आंसर करते हो तो 25% नंबर आपका कट जाएगा उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग।
100 मार्क्स 100 मार्क्स 60 और 40, मतलब आपका 100 मिनट का क्वेश्चन होगा। 100 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हैं आप। और इसमें 3 मई इसमें डेट देख रखी होने की, पर 3 मई को तो पॉसिबल ही नहीं होना। और इसकी जो फेज़ 1 की भी डेट बताइए जुलाई, 4 जुलाई इसकी डेट बताइए। फेज़ 2 की अगस्त बताइए। जो वो भी मुश्किल लग रहा है कि जुलाई में 4 जुलाई को एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं, क्योंकि कंडीशंस तो अभी प्रिवलेंट नहीं है कि 4 जुलाई को एग्ज़ाम कोई कंडक्ट हो सके। तो अब ये ड्यूरेशन वगैरह आपने देख लिया। अब हम देखते हैं क्या इसके बाद। फेज़ 1 हमने देखा, फेज़ 2 फिर होता है फेज़ 2। सेम सब्जेक्ट है फेज़ 2 में, सेम सब्जेक्ट्स हैं, सेम चीज़ है, पेपर 1 पेपर 2। फिर होगा इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू होने के बाद क्या क्या वेटेज है इसके अंदर, देखिए वेटेज देखते हैं हम। सेम है उस चीज़ के लिए। इसमें क्या दिया जाएगा, 85% वेटेज आपका रिटर्न एग्जाम को दिया जाएगा। 85% वेटेज रिटर्न एग्जाम को दिया जाएगा, 15% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू को। तो सबसे इसका क्या मतलब होता है कि हमको रिटर्न एग्जाम में जो फेज़ 1 फेज़ 2 के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, दोनों पेपर 1 पेपर 2, इनमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का हमेशा ट्राई करना है कि हम सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आएँ। क्योंकि एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, कई लोग बोलते हैं अगर सपोज इस एग्जाम की कट ऑफ 100 की फॉर एग्जाम्पल, तो उसका ये मतलब होता है जो सबसे लास्ट कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, सबसे लास्ट कैंडिडेट, अगर इंटरव्यू की कट ऑफ 100 गई है तो उसका ये मतलब होता है जो सबसे लास्ट कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है उसके 100 नंबर हैं, सबसे लास्ट। तो हमेशा ही ट्राई करो कट ऑफ से हमारे ज़्यादा ही नंबर हो, क्योंकि हम सेफर साइड हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए। क्योंकि इंटरव्यू में ऊपर नीचे कई गलती हो गई, घबरा गए, तो इस वजह से हमको रिटर्न में, तो हमारे हाथ में रिटर्न में जितना मेहनत कर सको उतना मेहनत तोड़ देना चाहिए। अब इनकी तनख्वाह की बात आती है तो बता दी 1.25 लाख अराउंड इसकी सैलरी होती है। अकमडेशंस वगैरह भी मिलते हैं अगर अवेलेबल होता है, तो ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए, अभी आपके लिए कि इसको क्लियर करना है। ये मार्केट में बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ को बहुत महंगा महंगा सेल कर रहे हैं। तो अपना मैं आपको पूरा सोर्स बता सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स वगैरह कहाँ से पढ़ना है। और जो टेस्ट सीरीज़ है डेबिट गुरु का आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, जिसमें आपके अकाउंट्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कंपनीज एक्ट एंड आपका कॉस्टिंग, थॉरली जितना सिलेबस इन्होंने डिफाइन किया थॉरली कवर है। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के लिए हम सोर्स बता सकते हैं कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं, एक ही सोर्स अवेलेबल है उसका। और उसमें भी कोई गाइडेंस चाहिए होगी वो हम गाइडेंस दे देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिलेबस दे के रखा है, देखिए ये चीज़ आपने, ये बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान। डेप्थ में नहीं जाना, बेसिक जानना है। मुझे पता है CA CMA के स्टूडेंट्स ये बहुत जल्दी कैप्चर कर सकते हो, MBA भी कर लेगा। बट किसको दिक्कत है, कई बच्चे कहेंगे सर बीटेक वाले भी हमारे कंपटीशन में, तो बीटेक वाले पेपर 1 में अच्छा कर सकते हैं ना, हम तो दोनों में अच्छा कर सकते हैं। उनको तो दोनों में, पेपर 2 में तो उनको पूरा इनिशियल पढ़ना होगा, पर हमको नॉलेज तो है पेपर 1 पेपर 2 की भाई। मैथ रीजनिंग ऐसा तो नहीं हम पहली बार पढ़ रहे, पर बीटेक वाला तो पहली बार पढ़ेगा पेपर 2 दोस्तों। समझो उस चीज़ को, इधर से एज ले सकते हो आप, समझे। अब करना है अपन को क्या, सर मुझे बताओ अप्लाई कैसे करना है, बिल्कुल बताते हैं। हम CB की साइड पे गए थे, अबाउट में गए, करियर में गए, करियर में जाके लास्ट में गए थे, वापस से बताऊं, देखिए अबाउट में करियर, इसके बाद इधर गए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, लो बहुत अच्छी बात है। यहाँ अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करा, अगला पेज खुलेगा नेक्स्ट करने के बाद, फोटो सिग्नेचर, जो गाइडलाइन दी हुई होगी फोटो सिग्नेचर की वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट साइज एंड सिग्नेचर, ध्यान रखिएगा। डिटेल्स अपनी एजुकेशन प्रीव्यू करोगे, अच्छे से देख लेना, कोई गलती नहीं करना, एज वेज में ध्यान से रखना, नाम अपने जो मार्कशीट में लिखा हो वही यूज़ करना, वही 10th की मार्कशीट में जो नाम लिखा हो, और अपनी डिग्रीज वगैरह अपलोड करना और पेमेंट कर देना इसका, और आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। कल से पहले, आज जैसे ये लेक्चर देख रहे हो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि कल इसकी लास्ट डेट है। गलती से भी गलती ना हो जाए, इस चीज़ को छूटना नहीं चाहिए हमारे चार्टर्ड एंड CMA से। तो ठीक है, अब दूसरी वैकेंसी हम देखते हैं। DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या कहता है, अप्लाई करने के प्रोसीजर्स। दिल्ली का तो ये कि दिल्ली में ही पोस्टिंग रहेगी इसकी, जो दिल्ली वाले हैं वो तो जा सकते हैं इसमें। इसका नोटिफिकेशन ये है, इसमें CA CMA के लिए वैकेंसी है, तो आइए हम देखते हैं।
बड़ा धीरे चल रहा है आज नेट, क्या जब कैसे ही पता चलता है कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ अपने आप नेट कम कर लेता है स्पीड, देखिए। खैर मेरे स्टूडेंट नेट को ये नहीं पता ना कि मेरे स्टूडेंट 2 की स्पीड पे देख लेंगे। ये है आओ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, CS, CWA, MBA, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। नोट स्पेशलाइजेशन विल बी कंसिडर्ड व्हेन अ कैंडिडेट हैज पास 6 पेपर्स इन फील्ड ऑफ एमकॉम विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। मतलब CA अप्लाई कर सकता है, नोट इग्नोर कर देना CA, CS, CMA वाले और MBA वाले भी, उनको पता है कि MBA फाइनेंस है तो लिख दिया उन्होंने। वैकेंसीज कितनी है इसमें देखिए, वैकेंसीज टोटल है इसके अंदर, टोटल वैकेंसी है इसमें 11, राइट 11 वैकेंसी इसमें टोटल। इसकी कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी, इसकी लास्ट डेट पहले 30 अप्रैल होती थी पर इसने अपनी डेट एक्सटेंड कर दी है। इसकी डेट मैं चेक करके बता सकता हूँ कितना एक्सटेंड किया है इन्होंने। क्वेश्चन नोटिस, ये तो गलत है, फ्रॉडुलेंट वाले, हम फ्रॉडुलेंट थोड़ी ना है। चेंज इन डेट फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन, इन्होंने लास्ट डेट कर दी अपनी 4 मई 2020 शाम के 6 बजे तक। इसमें अप्लाई कर देना DD वालों, भूलना नहीं गलती से। और 30 अप्रैल 2020 को इसमें एलिजिबिलिटी के लिए बोलते हैं कि इस तारीख को मुझे क्वालिफिकेशन चाहिए है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। और इसमें एज के बारे में क्या बोलता है, एज 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 लास्ट डेट shall be closing the receiver from the candidate not the, ओके। जिस दिन कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, मतलब अगर 4 मई इसकी लास्ट डेट है और कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है 1 मई को, तो 1 मई जो लास्ट डेट उन्होंने डिफाइन की है 4 मई इन्होंने कर दिया। सपोज 1 मई को अप्लाई कर रहा है तो 1 मई को उसके पास क्वालिफिकेशन और एज की एलिजिबिलिटी फुलफिल होनी चाहिए। एज, हाँ, द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जब भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो डेट ली जाएगी, इसमें उन्होंने बता दिया है। ये एज रिलैक्सेशन के बारे में बताइए, आप खुद पढ़ के देख सकते हैं, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्वेरी थी सर अप्लाई कैसे करना है। अब आपका ही होमवर्क है, आपको नोटिफिकेशन फटाफट पढ़ना है, सिलेबस इसमें सब कुछ A to Z लिखा हुआ है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितना ड्यूरेशन होगा, ये मैं चीज़ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अप्लाई कैसे करना है इसके अंदर, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ऐसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ये गए देखो, ये नीचे किया स्टार्ट, ये चीज़ आपका होमवर्क है। हर चीज़ एज, आपको क्या क्या देखना है इसके अंदर, एज देखना है, सिलेबस देखना है और कितने मिनट्स का, ये चीज़ आप खुद देख सकते हैं। नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने रख दिया है और ये एप्लीकेशन ऐसे भरना है। और एप्लीकेशन भरने में कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, जल्दी पूछ लीजिएगा क्योंकि मैं लेक्चर बना दूंगा। अगर कोई भी डाउट है तो उसमें देख सकते हैं। DDA का यहाँ होता है हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं UPRVUNL, एक मिनट, कितना बड़ा नाम है इसका, तो ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है भी, CA के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है भी। 56-100 उसका बेसिक है, अराउंड इसका इन हैंड सैलरी इसकी अराउंड 70-75 इन हैंड आना चाहिए इसमें। या जो भी सैलरी है मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर हाँ 56-100 उसका लेवल है, लेवल 8 है और अच्छा अधिकारी लेवल पे जाते हो आप। ये इसका एडवर्टीजमेंट है, इसमें भी असिस्टेंट अकाउंट मतलब अकाउंट ऑफिसर ट्रेनी की इसमें पोस्ट है। पर ट्रेनी को ये मत समझ लेना कि भाई वो आर्टिकलशिप करवा रहे हैं, नहीं आर्टिकलशिप नहीं कराएंगे इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ।
जो वैकेंसी है जल्दी खुल जा सिम। देखिए ये है लेखाधिकारी प्रशिक्षु, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा स्केल है, अच्छा पे है। जो यूपी वाले हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं सीए सीएमए, वो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। इसमें देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए लेखाधिकारी 6 लेवल 10 मैट्रिक्स है, सॉरी मैंने 8 बोला था, सॉरी। इसमें लेवल 10 मैट्रिक्स में जाएंगे 56,100 उसकी बेसिक पे होगी। अभी कुछ लोग मेरे इस बात को कंप्लीट करने से पहले कमेंट कर देंगे सर आपने लेवल 8 गलत बोल दिया। देखिए कॉस्ट अकाउंटेंट सीए और अदर क्वालिफिकेशन अप्लाई कर सकता है। इस फॉर्म को भरने में एक दिक्कत ये आ रही है दोस्तों कि वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। एक्सपीरियंस, कई लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको मैं गाइड ये करना चाहूँगा, अगर एक दिन का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन का एक्सपीरियंस मतलब कुछ भी कर लीजिए, आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब। इसमें एक दिन का एक्सपीरियंस भी आप होगा आपके पास तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया एक्सपीरियंस, बट फॉर्म में एक्सपीरियंस की चीज़ें आ रही हैं। और अभी ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जितने भी क्वेरी रेज किए गए तो अभी तक किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने जो एडवर्टिजमेंट दिया, जो भी एडवर्टिजमेंट दिया, एडवर्टिजमेंट में इन्होंने कहीं से कहीं मेंशन नहीं किया था कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए है, बट वहाँ फॉर्म में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। कोई भी दिक्कत उस फॉर्म से रिलेटेड तो आप ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इसके हम डाउट भी सॉल्व कर देंगे। तो आपको कॉस्ट अकाउंट सीए वाला अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं आगे, और ये चीज़ क्या बोली है कि एमबीए के लिए कुछ बोल रहे हैं कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट दिस एंड दिस हैविंग एन मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट एंड हैविंग एक्सपीरियंस। ये एमबीए के लिए एक्सपीरियंस के लिए बोला हुआ है, एमबीए के लिए। एंड आई डोंट नो कि एमबीए के अलावा जब सीए अप्लाई कर रहे हैं सीए, तो फिर क्यों ऐसी दिक्कत हो रही है। एक्सपीरियंस तो सीए से कॉल किया नहीं, बस प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात हो। प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि असेंशियल में तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे सीए चाहिए। प्रेफरेंस में सीए का बोल रहे हैं कि यहाँ 20 करोड़ वाले में एक्सपीरियंस होना चाहिए, 20 करोड़ वाली कंपनी में। तो प्रेफरेंशियल वाली चीज़ इग्नोर कर देना, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं 20 करोड़ में। ध्यान से सुना, प्रेफरेंशियल एंड असेंशियल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। असेंशियल ही मायने रखती है, प्रेफरेंशियल मायने नहीं रखता है। सबसे पहले असेंशियल चीज़ों को फुलफिल किया जाता है। प्रेफरेंशियल अच्छी बात है, एक दिन का एक्सपीरियंस है, 20 करोड़ से कम है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी अप्लाई करो, एक दिन का एक्सपीरियंस होगा तो वो भी आपके लिए काउंट होगा। और मैं समझा देता हूँ, अपने हिसाब से मैनेज करना, एक दिन का एक्सपीरियंस कर लेना। समझ गए हो ना बस मेरी बात कहने का, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना है, इन्होंने लास्ट डेट बढ़ाई तो है, खैर मैं लास्ट डेट आप खुद देख लेना रिगार्डिंग एक्सटेंशन। इसमें अप्लाई कैसे करना है, देखिए सेम डीडीए जैसा आ गया, सेम सबके लगभग ऐसे ही फॉर्म होते हैं। अब आपको फिल करना है। अब आपका होमवर्क है नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना, सिलेबस क्या है, एज की क्या बोलते हैं, और ये देखिएगा एज की जो कट ऑफ बोलते हैं, अगर एक दिन भी अब ज़्यादा होते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते। आपको कट ऑफ डेट, एलिजिबिलिटी डेट पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कई बच्चे बोलेंगे सर मेरा तो एक ग्रुप क्लियर है, एक मैं बाद में कर लूँगा तो ज्वाइनिंग के टाइम डिग्री दे दूँगा। ना भाई ना, ऐसा नहीं होता है। क्रूशल डेट होती नहीं, एलिजिबिलिटी डेट होती है, तो उसी डेट को आपके पास चीज़ें होनी ही चाहिए दोस्तों, गलती से भी ये चीज़ मत करना। इसके बाद कौन सी बची वैकेंसी, डीडीएस ये भी हो गया। अब आती है हाइट्स की। हाइट्स में भी एक वैकेंसी निकली हुई है, उसमें भी ऐसी फॉर्म भरना है। और ध्यान से देखिएगा एंड तक, मैं आपको बताता हूँ। करियर में गए तो इसमें आप जाके देख सकते हैं, देखो नोटिफिकेशन तो उन्होंने लास्ट डेट का दिया, हमें अप्लाई कहाँ करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। सी इंटर वालों के लिए क्या है, ये सी एंटर के लिए है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बीकॉम सी एंटर, बीकॉम या सी एंटर सी एम एंटर जो भी सी एस एंटर हो, ये फ्रेशर में अप्लाई। और भी जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो देख सकते हैं, अकाउंट ऑफिसर बीकॉम एम बी ए सी एम ए इंटर, जिसके पास 5 साल का मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस हो, सी ए सी एम इंटर चलेगा। अकाउंट ऑफिसर में भी जा सकता है सी ए सी एम इंटर, जिसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस हो। याद रखना आर्टिकलशिप आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है। कई बच्चे क्वेरी करते हैं सर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस होगा, आर्टिकलशिप कैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकलशिप तो एक करिकुलम का पार्ट है हमारा सीए का, तो आर्टिकलशिप कभी भी हमारा एक्सपीरियंस नहीं होगा। आर्टिकलशिप तो गई आपकी ख़त्म, बस 2 साल के आर्टिकलशिप के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं, अगर सी ए सी एम इंटर है कोई, अप्लाई कर देना, अप्लाई करने के बाद भूल जाना। परीक्षा दे रहे हो सी ए फाइनल की, उस पर ही फोकस करना, परीक्षा हो जाए उसके बाद इन चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि अभी सी ए फाइनल के एग्ज़ाम के पहले ये सब कुछ होने नहीं वाली। एग्ज़ाम फॉर्म भर देना और अपना सी ए फाइनल पे ही फोकस करना, सी ए में फाइनल पे फोकस करना।
समझा रहे हैं आपको मैं बात, बिल्कुल गलती से भी ये चीज़ें मत करिएगा। सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए भी CA CMA इंटर है, और इसमें क्या बोलते हैं ये लोग 4 ईयर फॉर MBA, 1 ईयर फॉर CA CMA इंटर। सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए तो इन्होंने वन ईयर बोल रहे हैं और 2 ईयर बोल रहे हैं अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। ये तो मुझे समझ में नहीं आया। ये क्यों समझ में नहीं आया? इसलिए समझ में नहीं आया, देखिए सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए 4 वैकेंसी है, और इन्होंने बोला BCom MCom MBA फाइनेंस CA इंटर CMA इंटर। ये तो अजीब ही क्वालिफिकेशन उन्होंने बोल दिया भाई। सीनियर को कम एक्सपीरियंस, जूनियर को ज़्यादा एक्सपीरियंस। वाह। 1 ईयर फॉर CA इंटर एंड CMA इंटर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, CA CMA इंटर आप बने, उसके 1 साल के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है तो सीनियर अकाउंट ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात है। और अकाउंट ऑफिसर के लिए क्या बोल रहे हैं? मेरी नॉलेज में तो यही, सीनियर बड़ा होगा, अकाउंट ऑफिसर छोटा होगा, तो इसमें क्या बोलते हैं 2 ईयर फॉर CA इंटर CMA इंटर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ? तो ठीक है भाई, जैसा ही बोल रहे हैं हमको वैसे ही फुलफिल करना पड़ेगा, उसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है भाई बात। अब इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस तो उन्होंने डिफाइन नहीं किया, पर उन्होंने बोला हम टेस्ट करेंगे। आप देखिएगा नीचे आपके होमवर्क है पढ़ने का, स्किल असेसमेंट टेस्ट लेंगे। स्किल असेसमेंट टेस्ट क्या होता है कि इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम करते हैं लोग, ऑनलाइन एग्ज़ाम करते हैं। उसमें वही जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल का पार्ट मैंने बताया है कि भैया टेक्निकल में पूछते हैं अकाउंट्स, कॉस्टिंग, FM ऑडिट, FM लॉ, GST, जो 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं जिस पर PSU फोकस करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम फोकस करती है, CA CMA MBA कॉमर्स सेक्टर का। अकाउंट्स, कॉस्टिंग, FM, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे मेजरली चीज़ पूछी जाती है। फिर आता लॉ, और लॉ में भी क्या पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और कंपनी लॉ में पूछा जाता है अकाउंट्स एंड ऑडिटर मेजरली, अकाउंट्स एंड ऑडिटर मेजरली पूछा जाता है। डायरेक्टर के नाम पे आप लोग डर जाते हैं। डायरेक्टर का अगर इनके पूछते हैं ना तो क्या पूछते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल है, थ्रेश होल्ड लिमिट्स, वो CA फाइनल लेवल की चीज़ नहीं पूछी जाती है। यहाँ आपका देखा जाए तो नॉलेज है कि नहीं है कि भैया वुमेन डायरेक्टर किसको एप्लीकेबल है, कौन सी कंपनी को, कितना टर्नओवर है, इंडिपेंडेंट किसको है, स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, पावर्स ऑफ बोर्ड्स कितना होता है, मैनेजरल रेम्यूनरेशन कितना होता है, सेक्शन 194 वाले। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें आती हैं, इसमें आप घबरा जाते हैं। ऑडिट, ऑडिट तो कितना हार्डली अगर पूछा भी जाता होगा 2-3 नंबर का पूछा जाता होगा। अगर ऑडिट बिना पढ़े भी जाओगे ना परीक्षा में तो ऑडिट का कर लोगे, क्योंकि क्या पूछा जाता है ऑडिट में, असर्शन लेवल क्या होता है भाई, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, वाउचिंग क्या बताता है, ये तो नॉर्मल आपको कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो आप कर सकते हैं। सर अब आप मुझे बताइए कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैं आपको प्रिपरेशन का बता देता हूँ। ये जो पूरी तैयारी है, जो जितनी भी अभी मैंने बताया आपको, इसका DDA का बताया, CB का बताया, उसके बाद UP वाली वैकेंसी बताई, इसके बाद मैंने आपको HLL की बताई। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डेबिट गुरु ऐप है। सर साफ लिख दो, आप तो वैसे कभी साफ नहीं लिखते। चलो आज से मैंने आपकी बात मानी और मैं साफ लिखूंगा आज से, सच्ची कह रहा हूँ। डेबिट गुरु, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है। प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और इसमें टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, बहुत नॉमिनल चार्जेस में पूरा, मतलब आप एक टेस्ट सीरीज़ से सारे एग्जाम्स जितने भी आने वाले जनवरी 2021 तक, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरे जनवरी 2021 तक जितने भी अमेंडमेंट अपडेशन आएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते जाएंगे आपको। और नॉन टेक्निकल मैथ, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लेक्चर भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं मैथ रीजनिंग के, ये आप कर सकते हैं। और ज़रूर प्रिपरेशन करिए। और जिसकी CA CMA एंट्रेंस की परीक्षा है तो भाई फॉर्म फिल करने के बाद भूल जाना फॉर्म को, ध्यान से, गलती मत करना, वरना बहुत डांट लगाऊंगा मैं आप लोगों की। अगर किसी ने CA CMA इंटर जितने जिसकी परीक्षा है, CA फाइनल CMA फाइनल की, और वो फॉर्म फिल करके इस पर जुट गया, CA फाइनल और CMA फाइनल की एग्ज़ाम को ध्यान में ना रखते हुए उस पर भूल गया फोकस, तो बहुत डांटूंगा आप लोगों को बाद में। गलती से बेटा मत करना। सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए आपसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट फॉर्म फिल कर देना, बस इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। बहुत अच्छी चीज़ होती है फॉर्म फिल करना, एक बैकअप प्लान। उसके बाद CA फाइनल की जब एग्ज़ाम हो जाए, जब आप फाइनल की, उसके बाद इसको देखना भाई, सही बता रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे, पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। और एक और मेन क्वेरी आ रही थी, NCL। बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे सर आपने तो बोला NCL का डेट है अभी, डेट ही आप, डेट तो ख़त्म हो गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, डेट तो अभी है NCL का। NCL भर्ती, भर्ती में गए, देखो क्या बोले थे ये 25/3/2020 को,
ये साहब बोले हैं, देखो इधर डेट बताइए। अभी मेरे स्टूडेंट ने क्या किया, यहाँ डेट सर अकाउंटेंट को तो आपने बोला था 30/3/2020 इसकी वैकेंसी खत्म। ये CA CMA इंटर के लिए वैकेंसी अकाउंटेंट का, ये बहुत अच्छा पैकेज है। इसके अंदर एक बैकअप प्लान बहुत अच्छा हो सकता है कि एक जो CA बनने के बाद भी जो पैकेजेस प्राइवेट कंपनी देती है उससे ज़्यादा ही इसका पैकेज है। बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप CA फाइनल छोड़ के CMA फाइनल छोड़ के इधर इसमें जुट जाओ, नहीं, गलती से भी नहीं। पहला उद्देश्य CA CMA कंप्लीट करना है, ये तो बैकअप प्लान है। इसका फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने की डेट कब आएगी वो मैं बता दूंगा। कैसे बताऊंगा, इसमें लिखा हुआ है देखो, NCL ऑफिशियल वेबसाइट फॉर नोटिफिकेशन और एडिशनल डेट्स ये लोग बताएंगे। तो इस पर हम आपको नोटिफाई कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको हमारी ऐप पे बने रहना है, ऐप को डाउनलोड करना है, आपको अपने आप मैसेज आ जाएगा, आपको कभी कुछ चेक नहीं करना है, फॉर्म भर देना जब भी आएगा, और अपनी CA फाइनल CMA फाइनल की पढ़ाई करना है। कान खोल के सुन लेना CA CMA फाइनल वालों दोस्तों, वैकेंसी आप लोगों के लिए है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है वैकेंसी है। तो हम इसका पढ़ेंगे नहीं अभी, अभी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है CA CMA फाइनल का हमको पढ़ना है, क्योंकि हमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, क्लियर करना है, हमको डिग्री चाहिए। फिर बैकअप प्लान है ना, वो तो एग्ज़ाम हो जाएगा, कर लेंगे। सीखने में क्या जाता है, कोई बुराई है एग्ज़ाम देने में, नहीं है। फॉर्म फिल करेंगे, एग्ज़ाम के बाद पढ़ेंगे। मैं बार बार CA CMA इंटर को यही चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होना, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आपके साथ हूँ, और इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना। और इस नोट पे मैं अपना लेक्चर यहाँ रोकता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ और बहुत अच्छे से रहिएगा। जो भी दिक्कत आए, डाउट आए, हमसे पूछिएगा, हम आपके साथ हैं। ठीक है गाइस, मैसेज करिएगा, अपना ध्यान रखते जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।